हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम लोग देखते हुए चलते हैं इस चैप्टर को, और कंप्लीट चैप्टर वीडियो है ये। तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो सभी वीडियो हैं वो आप लोगों को रेगुलरली मिलती रहे उसकी अपडेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, हमारे बायोमैकेनिक्स के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे शरीर से रिलेटेड जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारे जो बायोमैकेनिक्स है, ठीक है, उसमें कई तरीके के जो भी नियम हैं उससे जुड़े हुए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस की। ठीक है, इसमें जो है 3 जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उनके बारे में जानेंगे और उनका क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है स्पोर्ट्स के अंदर, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो वो मोशन या रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी फोर्स ना लगे। ठीक है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव होगा, अदरवाइज़ अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ठीक है, और अगर वो रेस्ट की पोजीशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे एक बॉल है और हमने अगर बॉल फेंकी है तो बॉल जो है वो चलती ही रहेगी अगर हम उसे नहीं रोकेंगे। ठीक है, या आपने देखा होगा वो रुक जाती है अपने आप। तो वो क्यों रुक रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, यानी कि किसी भी तरीके का उस पर फोर्स लगेगा। ये हमने फिजिक्स की क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, 9th वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि बॉल से लिया, और यहाँ पर एग्जाम्पल है स्केटर ग्लाइडिंग ऑन आइस। अब मान लीजिए कोई स्केटिंग कर रहा है। अब स्पोर्ट्स में इसका जैसे देखिए स्पोर्ट्स है ये, ठीक है, एक तरीके का स्केटिंग करना। तो स्केटर जो होता है, जो स्केटिंग करता है, वो ग्लाइड करता है आइस पर। तो अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट ही पोजीशन में रहेगा जब तक वो कोई उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा वो आगे नहीं मूव होगा। और अगर वो मूव हो रहा है तो वो मूव होता ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा तो वो रुक जाएगा क्योंकि उसने फोर्स अप्लाई किया है। या यदि वो अपने आप फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो एक समय ऐसा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे रोक लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें देखने को मिलता है स्पोर्ट्स में। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये। तो इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन का मतलब से पहले समझ लेते हैं कि कितना हमने हाउ मच मोशन आ फोर्स क्रिएट्स, यानी कि अगर किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है, दबाव पड़ता है, ठीक है, फोर्स लगता है, उस पर बल लगता है, तो उसमें कितना मोशन क्रिएट होगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज़ी से स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जब एक बॉल जो हम लोग फेंकते हैं या किक करते हैं, उसे मारते हैं, उसको लात मारते हैं या हाथ से मारते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैवल करती रहेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने उसे फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, और तो ज़्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्पोर्ट्स में कि यदि हम अपनी मसल्स को मजबूत करें, ठीक है, हम अपनी मसल्स पर काम करें तो हम, और फोर्स हमारे अंदर ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा तेज़ी से उस बॉल को मार पाएंगे। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। एक्सेलरेशन जो है उसमें प्रोड्यूस होगा। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको लॉ ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और आप लोगों ने ये ज़्यादातर सुना होगा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, यानी कि कोई भी एक्शन, जो भी हम कोई भी एक्शन करें, ठीक, तो उसका एक इक्वल यानी कि उतना ही फोर्स वहाँ से लगता है, ठीक है, दूसरी तरफ से। ठीक है, एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी प्लेयर ने कोई भी जैसे मान लीजिए ग्राउंड को पुश करता है, ठीक है, उछलता है या जंप करता है, तो वैसे ही रिएक्शन ग्राउंड की तरफ से भी बैक, मतलब पुशश बैक, यानी कि दोबारा वहाँ से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यही फ़ायदा पहुँचाता है जो रनर्स होते हैं
उनको रनिंग वगैरह करने के लिए, ताकि वो एक पूरा जो कोर्ट होता है उसकी क्रॉस रनिंग कर सकें अच्छे से। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो हमने वो लॉ ऑफ मोशन समझ लिए। अब बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एक तरीके की स्टेट बैलेंस है, बैलेंस ऑफ स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि जिसमें बैलेंस रहता है इंसान या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है। तो डायनामिक और स्टैटिक ये दो तरीके की होती हैं। ठीक है, देखिए डायनामिक का मतलब होता है जब ऐसा बैलेंस होना किसी बॉडी में जब जो स्टेशनरी या फिर रेस्टिंग पोजीशन में हो कोई बॉडी। ठीक है, तो जो बैलेंस बनता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक। और जो डायनामिक होता है यानी कि जब बॉडी मूवमेंट कर रही हो तब जो बैलेंस बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि वो बॉडी जो है वो स्टेबल रहेगी, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल रहेगा। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, तो वो जब हम मूव करते हैं, साइकिल को चलाते हैं जब, तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है जब वो हम उसको चलाते रहते हैं, मूवमेंट उसका हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन में है और बैलेंस बना हुआ है, तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। और इसका एग्जांपल आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका एग्जांपल क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोग जो बताएंगे स्टैटिक का बताएंगे। तो नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसका स्पोर्ट्स में। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारी पूरी जो वेट है हमारी बॉडी का, ठीक है, वो आसपास फैल जाता है और एक जगह, मतलब फैलता नहीं है, एक जगह केंद्रित हो जाता है। ज़्यादातर जो वजन है वो एक जगह केंद्रित हो जाए, सेंटर्ड हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। ठीक है, फैले नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो ठीक है, कुछ सपोर्ट से, ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, एक जगह हो जाता है बॉडी का ज़्यादातर वेट, ठीक, और एक सेंटर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ठीक है, किसी भी पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो इस तरीके से इसका जरा एक एग्जांपल हम लोग, आप लोग ज़रा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एग्जांपल मैं आप लोगों पर इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें और इसको समझने का प्रयास करें कि कैसे इसके एग्जांपल जो हैं वो रिलेट करते हैं, क्योंकि आप एक एग्जांपल ढूंढेंगे तो आपको दसियों एग्जांपल मिल जाएंगे। इसलिए मैं एग्जांपल्स और कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोगों के लिए। मैं पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा था। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी स्पोर्ट्स में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। ठीक है, आप लोग देखिए जब रनिंग वगैरह करते हैं तो आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि आपका जो वजन होता है बॉडी का वो बीच में रहता है। ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं तो आपका जो वजन होता है पूरा आप एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करके चलते हैं। ठीक है, तो एक जगह वजन रहता है, ये चीज़ इसमें हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स में। अब बात कर लेते हैं फ्रिक्शन क्या है स्पोर्ट्स में, फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। तो जो रबिंग, यानी कि एक तरीके से खुरदरापन जो होता है, ठीक है, रबिंग ऑफ वन सरफेस, यानी कि जब एक सरफेस को हम दूसरे सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं या उससे फ्रिक्ट करते हैं, फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। और ये स्पोर्ट्स में कैसे काम आता है, तो देखिए अगर आप जैसे बॉल करा रहे हैं, ठीक है, बॉलिंग करा रहे हैं, तो आपने देखा होगा बॉलिंग कराने से पहले आपके पास है वो बॉल, ठीक, तो वो बॉल फिसल नहीं रही है, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं, आपका जो हाथ है, पाम जो है, आपकी हथेली जो है, वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है उस बॉल के साथ में। ठीक, तो आप उस बॉल को पकड़े हुए हैं। अगर वो आप मान लीजिए आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हैं और आप फिर उस बॉल को पकड़ के देखिए, फिसल जाएगी। तो यानी कि जब आपके जो हाथ है उसमें जो फ्रिक्शन है और बॉल में जो भी फ्रिक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो बॉल आपसे फिसल नहीं रही है, क्योंकि आपके हाथों में क्या है और बॉल में फ्रिक्शन है। ठीक, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स में हम लोग जैसे मैंने अभी बताया बॉलिंग या कर्लिंग करते समय ये देखने को मिलता है। फ्रिक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, यानी कि जब हम बॉल पकड़े हुए हैं अपने हाथ में, मान लेते हैं, ठीक है, हम बॉल पकड़े हुए हैं, तो वो स्टैटिक होता है, यानी कि एक जगह हम उसको पकड़े हुए हैं, ठीक है, वो फिसल नहीं रही है हमसे बॉल। और काइनेटिक क्या होता है, मान लीजिए जब कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, जब आप कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रही है और तब जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और फिर मैं इसके भी एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को ये एग्जांपल, मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो जल्दी से बनाऊं, उसमें सारे एग्जांपल्स बता दूंगा आप लोगों को स्पेशली। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा है, तो ये दौड़ लगा रहा है और ये है जो ग्राउंड है, ठीक है, ये जो है ये ग्राउंड है,
ठीक है, ये देखिए ये ग्राउंड है मान लेते हैं, ठीक। तो अब ये जब हवा में होता है तो इसको रजिस्ट कर रही है एयर और वेट भी, ठीक है। वेट इसको कह रहा है कि नीचे आओ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एयर जो है वो उसको दौड़ने में रजिस्ट कर रही है, यानी कि रोक रही है एक तरीके से। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा में है उस वक्त, ठीक है, और एक लाइन में कहीं पर वो जा रही है, जंप हो रही है, ठीक है, जंप हो रही है और जा रही है जब तक वो ग्राउंड से टच नहीं होती है, ठीक है। जैसे ही वो ग्राउंड से टच होगी तो उसको हम प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। जब वो हवा में है और एक सीध में जा रही है तो हम उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कुछ होमवर्क मैं देता रहता हूँ आप लोगों को वीडियोज़ में, तो ताकि आप लोगों की थोड़ी आपकी दिमागी एक्सरसाइज हो और आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ये जो वीडियोज़ आप लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।